तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग वर्ड्स पर। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आए थे। चलो सर शुरू करते हैं। सो द 11वां क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, दर्शन ए, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन द क्लास टू फैसिलिटेट learning process. Reason: school climate does not play any role in language development, and language development is entirely dependent on biological maturation. Choose the correct option. पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर सही है, और आर जो है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए सही है और बी फॉल्स है। ए और बी दोनों गलत है। जो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो पहला वो है ए कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग प्रिंट रिच, मतलब जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज होती हैं वो बोलते हैं कि एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करो क्लास में, उससे लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। और रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न बोल रहा है स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्या बोल रहा है, जो स्कूल का क्लाइमेट होता है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता हमारी भाषा विकास में। और भाषा विकास जो है किस पर डिपेंड करती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर। किस पर, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब आप थोड़ा सोचिए कि क्या हमारा स्कूल क्लाइमेट बिल्कुल भी फर्क, मतलब वो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता हमारी लैंग्वेज पर। गलत। स्कूल क्लाइमेट का हमारी लैंग्वेज पर बहुत असर पड़ता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी भाषा में विकास होता है। तो यहाँ पर जो रीज़न आर है वो तो गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आर कहाँ पर गलत है। यहाँ पर तो आर सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर आर सही फॉल्स है, यहाँ पर आर फॉल्स है। अब जो अजर्शन ए है वो चेक करते हैं वो सही है या गलत है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ये ठीक है। और इन द क्लास टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस, ये मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो तो आप देखते हो वॉल्स पर काफ़ी सारे पोएम्स लिखी होती हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिखे हो प्रिंट होते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे देखते हैं तो वो सीखते हैं उनके बारे में। तो इससे तो उनकी भाषा विकास में वृद्धि वृद्धि होती है, उनकी लर्निंग भी उससे अच्छी होती है। तो ये जो ऑप्शन ए है, ये जो अदर्शन ए है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ए इज़ ट्रू, ये जो ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज़ आर वेरी पावरफुल एंड टफ, गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, सच स्टेटमेंट्स स्ट्रेंथन। क्या करते हैं, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, और गर्ल्स सॉफ्ट होती हैं और सेंसिटिव होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या शो करता है, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर एम्पावरमेंट या जेंडर स्टीरियोटाइप। अभी जो तीन शब्द है ना, ये जेंडर इक्विटी, इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और हम जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, बॉयज़ आर टफ एंड स्ट्रांग और गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव। ये जो स्टेटमेंट है ना, हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, बॉयज़ को अलग कैटेगराइज कर दिया और गर्ल्स को अदर कैटेगराइज कर दिया। हमें कैटेगराइज किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये जो वर्ड्स है ना ये शो कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स को। स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम लोगों को उनके विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको अलग अलग कर दें, जैसे कि बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, और बॉयज़ ऐसा करते हैं, बॉयज़ ऐसा एक्ट करते हैं और गर्ल्स ऐसे एक्ट करती हैं। हम जब भी हमको इस बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको ही हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, रूढ़िवादिता। तो मैं ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो तीन शब्द है, इक्वलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इक्वलिटी मतलब होती है जब हम दोनों जेंडर को बराबर बराबर इक्वलिटी दें, मतलब दोनों को बराबर बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दें। और इक्विटी क्या होती है, नीड बेस्ड होती है। आप उनकी नीड के बेस्ड पर उनको वो दें, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। और एम्पावरमेंट क्या होता है, जब हम उनकी जो उनकी नीड्स है और उसके अकॉर्डिंग हम उनको ऊपर लेके आए समाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज इन प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाय। मतलब ये बोल रहा है, यहाँ पर लिखा है नॉट, याद रखना, ये नॉट को आप पहले पकड़ लिया करो, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हम जो लर्निंग स्टाइल्स में होता है वो कैसे एड्रेस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इन मल्टीपल वेज, ये तो ठीक है। गिविंग देम चांसेस टू एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, ये भी ठीक है। प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज, ये भी ठीक है। लेबलिंग और सेग्रीगेटिंग दैम, ये गलत है। हमें बच्चों को लेबल या फिर अलग नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना उनको बेस्ड ऑन देयर लर्निंग स्टाइल के बेस पर हमें उन्हें अलग थलग नहीं करना है। जहाँ पे ये जो ऑप्शन में ऐसे शब्द आ जाए, लेबल करना, सेग्रीगेट करना, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और यही आपका आंसर निकल के आता है फिर एंड में। तो आप पहले ही, हमें किसी बच्चे को क्लास में लेबल नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, प्रमोट एंड रिटेन स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी है असाइन रैंक्स एंड क्लासीफाई स्टूडेंट्स इन अ हायरार्किकल मैनर। यहाँ पर जो असेसमेंट हम जो करते हैं ना, वो क्यों किया जाता है, अब आप बताइए इनमें से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। हम असेसमेंट उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, ना कि हम उन बच्चों के अंदर डर या फिर उनको डिटेन करना, प्रमोट करना, हम उनको रैंक देना, वो सब नहीं करना होता। हमारा मेन पर्पस असेसमेंट का उनकी लर्निंग को बेहतर करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, टू डू सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू इन्हांस। मतलब अगर बच्चे के अंदर आपको तार्किक जो है स्किल वो इम्प्रूव करनी है, तो आप कौन सी जो है स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, इन्हांस करोगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोड मेमोराइजेशन या पैसिव इमिटेशन, किसको करोगे बताओ। यहाँ पर जो आप क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा आप सोच रहे हो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इम्प्रूव होगी, कन्वर्जेंट से नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब आप काफ़ी सारे ऑप्शन से और इससे एक उस पर आओ, एक निष्कर्ष पे आओ, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। काफ़ी सारे ऑप्शन से एक की तरफ जाना। और सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को अपनी जो वर्क है उस पर हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं बच्चे से। हम बोलते हैं चलो अब आपने जो होमवर्क किया, अब आप देखो इसके अंदर आपने क्या क्या गलती करी और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो बच्चा खुद ही रिफ्लेक्ट करेगा अपने थिंकिंग का, वो रिफ्लेक्ट करेगा और फिर टीचर से बोलेगा कि सर हाँ मैं ये करके इसको इम्प्रूव कर सकता था। जब वो इम्प्रूव, फिर नेक्स्ट टाइम वो जब वो वर्क करेगा तो वो उस पर ध्यान देगा और उसको इम्प्रूव करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, हम खुद की जो पहले हमने काम किया हुआ है उस पर हम दोबारा से रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करते हैं। फिर बच्चे का जो थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो इम्प्रूव होती है। क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है बच्चे की, ना कि रोट मेमोराइजेशन से, ना कि पैसिव मेडिटेशन से, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है बच्चों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन स्कूल इंडिकेट्स दैट। ये बोल रहा है जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड होते हैं, मतलब जो गरीब फैमिली होती हैं या फिर गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनका परफॉर्मेंस स्कूल में कम होने का कारण क्या है। पहला है स्कूल कैटर्स टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये तो पॉजिटिव है, और ये पूछ रहा है नेगेटिव, ये तो ऑप्शन ही गलत है। देयर पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, नहीं सब समझते हैं। स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे, देखो बच्चे सब कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, उनकी नीड्स को ध्यान रखना है। जब हम बोलते हैं ना बच्चा फेल हो गया, हम बच्चा फेल नहीं होता, वो सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग
वो टीचर नहीं पढ़ा पाते। हो सकता है बच्चे को ABCD ना आ रही हो और टीचर लगा पड़ा है उसको करवाने में, पढ़ाया जा रहा है। बच्चे का अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की नीड्स को, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए और सब बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी डिज़ाइन करनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन डी, जो डी बोल रहा है, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग, गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है डिसेबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर, विच मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सपोर्ट दिस व्यू। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो क्या होता है, जब एक जो हैंडीकैप है, जो वो अपने सोशल फैक्टर है, मतलब वो अगर बाहर निकलता है, वो समाज में निकलता है, स्कूल जाता है या फिर कहीं भी जाता है, तो जो इंटरेक्शन होता है उसका लोगों के साथ या फिर किसी भी सोशल इवेंट में, उससे जो होने वाली डिसेबिलिटी है, मतलब कोई कोई हैंडीकैप है और वो किसी स्कूल में जाता है और वहाँ पर वो जो सीढ़ियाँ हैं वो नहीं चढ़ पाता, तो यहाँ पर ये जो डिसेबिलिटी क्रिएट हुई, मतलब जो उसको वो हेल्पलेसनेस फील हुई, ये काफ़ी सारे जो हमारे डिसेबिलिटी में काफ़ी सारे मॉडल होते हैं। तो ये कौन सा मॉडल शो करता है, मेडिकल मॉडल, चैरिटी मॉडल, सोशल मॉडल या फिर ह्यूमन राइट मॉडल। यहाँ पर ये जो मॉडल शो करता है वो है हमारा सोशल मॉडल, क्योंकि वो सोसाइटी में तो जा रहा है बच्चा, कि बच्चे को हैंडीकैप तो है लेकिन सोसाइटी में क्या कर रखा है, बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं, वहाँ पर इंक्लूसिव नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर या तो हो सकता है वो रैम्प्स नहीं है या फिर लिफ्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चा कर सकता था, मतलब हमारे लिए नॉर्मल जो आप बच्चे हो, जब आप स्कूल जाते हो तो आपके लिए सीढ़ियाँ तो है, आप चल सकते हो, लेकिन जो बच्चा हैंडीकैप है, जो नहीं चल सकता, उसके लिए रैंप ही नहीं है। वो भी चढ़ सकता है लेकिन फ़र्क इतना है, बस हम उसके लिए रैंप लगाएंगे तो आप और वो दोनों एक पायदान पे आ जाओगे। लेकिन हमने बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं सोसाइटी के अंदर, कि हमने बच्चों को जो उनकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमने वो लिमिट कर रखी हैं, तो हमें वो अगर हम उनको प्रोवाइड कर देंगे तो हम सब एक सेम लेवल पर आ जाएंगे। तो मेन पर्पज़ यही है जो सोशल फैक्ट उसका सोशल मॉडल का डिसेबिलिटी में, डिसेबिलिटी क्रिएट होती है सोसाइटी के इंटरेक्शन के बाद एक इंडिविजुअल की। जब तक वो बच्चा डिसेबल्ड तब तक नहीं कहलाया जाएगा जब तक सोसाइटी में जो उसकी नीड है वो फुलफ़िल नहीं की जाएंगी। तो अगर वो फुलफ़िल की जा रही है तो बच्चा डिसेबल्ड नहीं किया जाएगा, नहीं कहलाया जाएगा, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड। यहाँ पर बोल रहा है जब एक बच्चा आपकी क्लास में एक बच्चा है हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, अब उसका इंक्लूजन क्लास में एक प्रॉपर तरीक़ा से हो सके तो टीचर को क्या करना चाहिए क्लास में। पहला ऑप्शन है एक्सटेंसिवली यूज लेक्चर मेथड, नहीं। यूज़ ओरल टेस्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, बी वाला। सी चेक करते हैं, रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज इन क्लास, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो साइन लैंग्वेज से सीखते हैं। अच्छा, और डी है इंश्योर ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं ना, वो ओरली कम्युनिकेशन के साथ साथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। वो जो बच्चा देख नहीं सकता लेकिन वो सुन तो सकता है, देख तो सकता है, सॉरी सुनना बोल दिया मैंने, वो बच्चा देख तो सकता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से लर्निंग जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों की होती है वो साइन लैंग्वेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो विजुअल पिक्चर्स होती है उनसे वो उनकी लर्निंग बेहतर होती है। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इमेजेस, पिक्चर्स, पीपीटी ऐसे अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप वो टिक लगा सकते हो, या फिर साइन लैंग्वेज मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू। जो हमारी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, एक होते हैं लो परफॉर्मेंस वाले, कुछ होते हैं गिफ्टेडनेस वाले, तो काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं। तो ये बोल रहा है जो बच्चे गिफ्टेडनेस वाले, मतलब गिफ्टेडनेस मतलब जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, जिनका IQ 140 प्लस होता है, हाई IQ वाले बच्चे, वो क्लास में कैसा उनका बिहेवियर होता है।
पहला ऑप्शन है लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। बी ऑप्शन है रिस्पॉन्ड मच स्लोअर देन देयर पीयर्स, वो अपने साथियों के से थोड़ा कम देर से रिस्पॉन्स करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विड्रॉ वेरी क्विकली इफ टास्क इज चैलेंजिंग, अगर टास्क चैलेंजिंग होगा तो वो विड्रॉ कर लेंगे, मतलब वो दो चले जाएंगे नहीं, बल्कि वो तो टास्क क्या चैलेंजिंग होगा तो उन्हें और मज़ा आएगा। चौथा ऑप्शन है शो ईगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो अगर तुम एक हाई लेवल आईक्यू वाले बच्चे को अगर तुम चैलेंज दोगे तो बच्चा बड़ा ही उत्सुक होगा उसका समाधान निकालने के लिए, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन विल कॉज चैलेंजेस टू अ स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें से ये पूछ रहे हैं जो ADHD वाले जो बच्चे होते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने कि कौन सा प्रोविज़न, मतलब अगर आप काफ़ी सारे प्रोविज़न होते हैं, इनमें से कौन सा प्रोविज़न जो ADHD वाला बच्चा होता है उसको मतलब प्रॉब्लम होगी उससे। पहला ऑप्शन है एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर रिटन असेसमेंट, ये तो हेल्प भी करेगा बच्चे की। बी स्टिमुलेटिंग आर रेंज ऑफ सेंसेस, ये भी हेल्प करेगा। ब्रेक असाइनमेंट्स टू स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक्स, ये भी बच्चे की हेल्प करेगा ADHD वाले बच्चे की। और जो ऑप्शन डी है लेक्चर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट ब्रेक, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा ही इसने वाला है कि कौन सा बच्चे के लिए चैलेंज करेगा, बच्चे को चैलेंज करेगा। तो ये वाला कि आप पढ़ाई जा रहे हो बहुत टाइम हो गया लेकिन बच्चे आपने ADHD वाले बच्चे को आपने ब्रेक ही नहीं दिया, क्योंकि आप जैसे आप देख पा रहे हो बच्चा का अटेंशन डेफिसिट है। अगर मतलब बच्चे का अगर अटेंशन डेफिसिट होगा तो बच्चा लंबे समय तक अटेंशन नहीं दे पाएगा। अगर आप उसे लंबे समय तक पढ़ाई जाओगे तो वो बच्चा अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो उसकी लर्निंग क्या होगी, बहुत ही लो होगी। क्योंकि बच्चे को ADHD वाले बच्चे को हर छोटे छोटे टाइम बाद स्मॉल स्मॉल ब्रेक की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे वही नहीं दोगे तो बच्चा का मेल डाउन हो जाएगा और वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। सो अब आज के लिए बस 10 क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो अगले 10 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।